तो ये जो फार्मूला जो 23 जून को आजमाया जा रहा है, इस फार्मूले में अगर केसीआर नहीं शामिल होते, इस फार्मूले में अगर टीएमसी शामिल नहीं होती, इस फार्मूले में अगर आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होती, इस फार्मूले में अगर बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होती, और इस बात को डंके की चोट पर रखा जाए कि राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी ने यह कहा था अमेरिका में कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है, और नो डाउट कि भारतीय चुनाव आयोग जिसको भी राजनीतिक दल का तमगा दे देती है, उसके सेकुलर होने पर शक नहीं किया जा सकता, चाहे उसके कारनामे कुछ भी हो। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सेकुलर पार्टी है, और इस गठबंधन में अगर उसे भी शामिल कर लिया जाए तो सादे कागज पर आप लिख लें कि 300 से अधिक सीटें इस गठबंधन को मिलने जा रही है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। 23 जून का इंतजार सत्ता पक्ष को और विपक्ष को और भारत के सभी आम मतदाताओं को बेसब्री से है। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में सभी विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, या यूं कहें कि चिंतन और मंथन के लिए एक आपात बैठक होने वाली है। कोई जरूरी नहीं है कि उस बैठक में जो फैसले हों वो आखिरी फैसले ही हों। हो सकता है उसमें बहुत हद तक विपक्षी दलों को एकता करने में सफलता न मिले, लेकिन कुछ रास्ते वहां से जरूर निकलेंगे। लेकिन जैसे ही यह ऐलान हुआ है कि 23 जून को सभी विपक्षी दल पटना में जमा होंगे, वैसे ही कुछ छोटे छोटे दल, जी हां, विशेषकर बहुजन समाज पार्टी और एमआईएम के नेता उल्टे पुल्टे बयान देने शुरू कर चुके हैं। राजनीति में राजनेताओं को इतिहास का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, विशेषकर सियासी तारीख, राजनीतिक इतिहास, कौन सा घटनाक्रम कब हुआ, कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ और किस तरह से सत्ता को कैसे बदला गया। आपको जब राजनीति करते हैं तो इन चीजों का ज्ञान भी होना चाहिए और ध्यान भी होना चाहिए। दल में रहने वाले नेता कहीं भी अस्थायी नहीं रहते हैं। इतिहास को अगर इस पर खंगालेंगे तो भारत के तमाम दिग्गज नेताओं के इतिहास को देखेंगे तो सब के सब कई दलों की यात्रा कर चुके हैं। इसलिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने के लिए देश के तमाम राजनीतिक दलों को करना क्या चाहिए। इतिहास को अगर खंगालेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण इतिहास जो मिलेगा वो आपको 1989 का मिलेगा। जी हां, साल 1989 में, जबकि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और हत्या के बाद जो चुनाव हुआ उसमें राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ था। 400 से भी अधिक सीटें कांग्रेस जीतने में सफल हो गई थी। राजीव गांधी की सरकार चलती रही, उसमें वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अचानक बगावत कर दी। और बगावत यूं ही नहीं हुआ, श्रीलंका में एलटीटीई और गृह युद्ध, और साथ में पंजाब में अशांति और बोफोर्स तोप सौदा, ये तीनों मुद्दे ऐसे बने कि राजीव गांधी के गले की हड्डी बन गई। लेकिन मामला बोफोर्स तोप सौदा नहीं था, मामला श्रीलंका का गृह युद्ध भी नहीं था, मामला एलटीटीई द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा था उसमें सरकार की भूमिका को लेकर भी नहीं था। मामला यह था कि प्रचंड बहुमत की सरकार निरंकुश हो चुकी थी। राजीव गांधी जो भी चाहते थे वो फैसले लिया करते थे, किसी से भी कोई सलाह और मशवरा नहीं होता था। बस असल मुद्दा यही था कि प्रचंड बहुमत की सरकार जब निरंकुश होती है तो उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। साल 1989 में जैसे ही चुनाव का समय करीब आया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बगावत करके एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम था जनता दल। जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा बनाया गया। जी हां, पूरे भारत के उन तमाम दलों को एक बैनर के नीचे लाया गया और राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, राष्ट्रीय जन मोर्चा, और उसका नेतृत्व स्वयं स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह कर रहे थे, जो तब के जनता दल के नेता थे। हालांकि जनता दल में कई दिग्गज नेता थे, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह चूंकि कांग्रेस को कमजोर करके और कांग्रेस को चैलेंज करके निकले थे, इसलिए नेता के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह ही उभर कर सामने आए। जबकि उस समय एसआर बोम्मई, देवीलाल, चंद्रशेखर, रामकृष्ण हेगड़े, बीजू पटनायक और मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सरीखे बहुत सारे नेता थे जो वीपी सिंह के साथ थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनता दल के अगुवाई में जो मोर्चा बना, राष्ट्रीय मोर्चा, उसमें कौन कौन से दल शामिल हुए। इतिहास के पाएंगे कि राष्ट्रीय जन मोर्चा में कई विपरीत विचारधारा की पार्टियों ने आपस में तालमेल और समझौता किया था। सबसे बड़ी घटना भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास उस समय केवल 2 सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक दृष्टिकोण से शुरू से ही वामपंथियों के बिल्कुल विपरीत रही है, लेकिन वामपंथी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और फॉरवर्ड ब्लॉक समेत तमाम वामपंथी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ गठबंधन और समझौता किया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं।
भारतीय जनता पार्टी जो कि 2 सांसद उस समय रखती थी, वामपंथी उस समय भी मजबूत थे, वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत सबसे लोकप्रिय नेता उस समय माने जाते थे। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा समेत कई राज्यों में वामपंथियों की सरकार थी उस समय। उसके बावजूद वामपंथी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन में रखने का निश्चय किया, फैसला किया। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य आपको यह होगा कि उसी मोर्चा के एक अंग उस समय के कई मुस्लिम दल भी थे और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उसी मोर्चा का एक हिस्सा था, वो जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। राष्ट्रीय जनमोर्चा ने वहां कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। बहरहाल वो जो गठबंधन बना था जिसमें भाजपा दल तो कई थे उसमें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और वामपंथियों का जिक्र इसलिए जरूरी है कि ये दोनों दल वो दल हैं जो वैचारिक दृष्टिकोण से आग और पानी कहे जा सकते हैं। लेकिन 1989 में इन दोनों का गठबंधन राष्ट्रीय जनमोर्चा में हुआ और राष्ट्रीय जनमोर्चा ने मिलकर चुनाव लड़ा। आपको यह जानना जरूरी होगा कि जो परिस्थितियां 1989 में थी, जिस आरोप से राजीव गांधी घिरे हुए थे, उस वही परिस्थितियां लगभग इस समय भी हैं। अंतर केवल एक है। अंतर यह है कि राजीव गांधी की सरकार में कद्दावर नेताओं ने बगावत कर दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान इत्यादि। हाँ, एक बात और याद रखने की है, आरिफ मोहम्मद खान का नाम आ गया तो आपको बता दूं, आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी के खासम खास कहे जाते थे, लेकिन बीपी सिंह के साथ वो भी बाहर हो लिए। और वही आरिफ मोहम्मद खान आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के शान में कसीदे भी पढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गवर्नर बना रखा। एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि राजनेताओं के लिए कोई भी राजनीतिक दल अछूत नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब कोई भी राजनीतिक दल अछूत नहीं है, कोई भी कहीं जा सकता है, आ सकता है, ऐसे में अगर एक बड़े गठबंधन की कोशिश हो रही है तो उसमें किसी गठबंधन करने वालों को अवसरवादी कहना या पलटू राम कहना यह बचकाने राजनीति का परिचायक है। पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर AIMIM के नेता लगातार प्रस्तावित गठबंधन का न केवल विरोध कर रहे हैं बल्कि इसे मुस्लिम विरोधी और दलित विरोधी बता रहे हैं। पहले मुस्लिम राजनीति का इतिहास भी समझना जरूरी है। मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियां न केवल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है बल्कि उससे बड़ी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। बनातवाला की क़यादत में चाहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो या फिर डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के बनाए हुए मुस्लिम मजलिस की बात करें या डॉक्टर अय्यूब के बनाए हुए पीस पार्टी की बात करें या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें, इन तमाम दलों में भी अस्थायित्व नहीं है। जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बंट चुकी है और एक हिस्से का नाम इंडियन नेशनल लीग बन चुका है, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो कुछ बिहार में हुआ ठीक वैसा ही वाकया पीस पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में 2012 में हुआ था। 2012 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की और 5 विधायक उसके सदन में पहुंचे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद 4 विधायक पीस पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दिलचस्प यह है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले उन चारों विधायकों ने न केवल समाजवादी में शमूलियत इख्तियार की बल्कि डॉक्टर अय्यूब के नेतृत्व पर बहुत बड़े आरोप भी लगाए। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि 17 के चुनाव में उसी कांठ विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने उन चारों सीटों को जीत लिया जिन चारों सीटों पर पीस पार्टी 2012 में चुनाव जीती थी। उससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि 2022 के चुनाव में कांठ विधानसभा में डॉक्टर अय्यूब की पीस पार्टी से जीते विधायक सैफी साहब का न केवल टिकट काट दिया गया बल्कि उन्हें अपमान भी सहना पड़ा, फिर भी वो सीट समाजवादी पार्टी ही जीती। इन चारों विधानसभाओं पर पीस पार्टी समाजवादी को हराने में भी विफल रही, जीतना तो बहुत दूर की बात। ये इतिहास है, इसको MIM के लोगों को समझना चाहिए। उछलने कूदने से नहीं होता। आपने अपने लोगों को जोड़कर रखने की सलाहियत पैदा क्यों नहीं की, यह सवाल आपसे भी किया जा सकता है, वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी से बार बार यह सवाल किया जाता है कि आप अपने जीते हुए विधायकों को जोड़कर क्यों नहीं रख पाते हैं। जो कर्नाटका में पिछले दिनों हुआ था, जो राजस्थान में बार बार आजमाने की कोशिश हो रही है, जो मध्य प्रदेश में जो घटना घट चुकी है, इन तमाम घटनाओं को देखकर यह बार बार कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इनके विधायक एकजुट नहीं रह पाते, इनका नेतृत्व इन्हें एकजुट रखने में विफल हो जाता है। तो क्या यह आरोप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर नहीं लग सकता कि बिहार में जब 5 विधायक इनके जीते तो वो 5 को जब नहीं जोड़कर रख सकते तो 25 और 50 को जोड़कर कैसे रखेंगे, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? एक बात। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास को देखें, डॉक्टर अय्यूब अंसारी साहब की पीस पार्टी के इतिहास को अगर देखें तो उससे ऐसा लगता है कि ये चारों विधायक जो
राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं, ये चारों भी चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से जीत जाएंगे। एमआईएम इनको हराने में भी विफल हो जाएगी। ये एक इतिहास की बात कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो जाए। हर जगह इतिहास एक ही जैसा नहीं होता, इतिहास बदलता भी रहता, ये भी एक सच है। लेकिन राजनीतिक इतिहास को अगर हम टटोलते हैं, देखते हैं, तो लगता है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी घटी है और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों में इस तरह की पार्टियों के जीते हुए विधायक जाते रहे। बसपा की भी हालत कुछ इसी तरह की है। बिहार में बसपा ने 3 चुनाव में तीनों बार जीत दर्ज किया, लेकिन एक बार भी उसके विधायक बसपा में नहीं रह सके। पहली बार 5 विधायक जीते और वो जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो है वो शामिल हो गए, उन्होंने अपने आप को विलय कर लिया, उसके बाद भी जीते। और अभी सबसे आखिरी चुनाव जो 2020 का था, उसमें जो अभी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में खान साहब हैं, वो बसपा के सिंबल से चुनाव जीते थे और बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। तो ये मामला छोटी पार्टियों में लगातार चलता चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है और इस पर कोई वाबिला मचाने का नहीं। असल मुद्दा यह है कि क्या 2024 के लिए कोई ऐसा महागठबंधन बन सकता है जो वैचारिक दृष्टिकोण से मतभेद होने के बाद भी आपस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर और निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने के नाम पर एक जगह एक बैनर के नीचे इकट्ठे हो सकते हैं। महाराष्ट्र में यह फार्मूला कांग्रेस ने आजमाया है और वो सफल भी रहा है। ये दुर्भाग्य की बात थी कि शिवसेना खुद टूट गई, वरना कांग्रेस के आजमाए हुए इस फार्मूले पर मोहर लग चुका था कि शिवसेना जो विपरीत विचारधारा की है, कांग्रेस से उसका विचारधारा कहीं भी मिलता नहीं है। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ साथ अंबेडकरवादी पार्टियां भी इस खेमे में आ गई जिसे महाविकास अघाड़ी का नाम दिया गया। तो फार्मूला वहां भी आजमाया जा चुका और सफल फार्मूला रहा। इसका मतलब कि 1989 में जो गठबंधन हुआ था, जिसमें वामपंथी पार्टियां और भारतीय जनता पार्टी, जी हां, जिस भारतीय जनता पार्टी को आज हराने की जद्दोजहद में लोग लगे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी जिसके 2 सांसद थे। आपको आश्चर्य होगा कि जन मोर्चा में शामिल होकर पहली बार 85 सांसद जिताने में वो सफल रही भारतीय जनता पार्टी, यानी तीसरी बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस को 197 सीटें उस समय प्राप्त हुई थी, जबकि जनता दल को 154 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 85 सीटें मिली थी और चौथे नंबर पर सीपीआई वामपंथी पार्टियां सीपीएम थी। तो इस तरह से उस समय भी एमआईएम को 1 सीट थी, जबकि मुस्लिम लीग को 2 सीट मिली थी। इस तरह से तमाम क्षेत्रीय पार्टियां थी, उसमें निर्दलीय 12 विधायक सांसद जीते। तो ये तमाम जो गठबंधन का दौर चला था, वो असल में गठबंधन की बड़ी बुनियाद जो पड़ी है वो 1989 में पड़ी है, जहां से गठबंधन का एक दौरा शुरू हो गया और यह तय हो गया कि राजनीति में किसी को हराने के लिए किसी भी प्रकार का गठबंधन किया जा सकता है और वो सफल भी हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि 23 जून को जो प्रस्तावित महागठबंधन की बैठक है, उसमें यदि कुछ राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कुछ राज्यों में कांग्रेस और जैसे तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति केसीआर और कांग्रेस से सीधा सीधा मुकाबला है, उड़ीसा में कांग्रेस और बीजू जनता दल से सीधा सीधा मुकाबला है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से और ममता बनर्जी से सीधी सीधी टक्कर है, दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सीधा टक्कर है। इस तरह से कई राज्यों में और उत्तर प्रदेश में जहां सपा और बसपा ही आमने सामने है, तो ये जो फार्मूला जो 23 जून को आजमाया जा रहा है, इस फार्मूले में अगर केसीआर नहीं शामिल होते, इस फार्मूले में अगर टीएमसी शामिल नहीं होती, इस फार्मूले में अगर आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होती, इस फार्मूले में अगर बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होती और इस बात को डंके की चोट पर रखा जाए कि राहुल गांधी ने ये कहा था अमेरिका में कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है और नो डाउट कि भारतीय चुनाव आयोग जिसको भी राजनीतिक दल का तमगा दे देती है, उसके सेकुलर होने पर शक नहीं किया जा सकता, चाहे उसके कारनामे कुछ भी हो। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सेकुलर पार्टी है और इस गठबंधन में अगर उसे भी शामिल कर लिया जाए तो सादे कागज पर आप लिख लें कि 300 से अधिक सीटें इस गठबंधन को मिलने जा रही हैं, जबकि इसके विपरीत, इसके अपोजिट दूसरा जो गठबंधन है एनडीए जिसको आप कहते हैं, वो 200 तक सिमट कर रह जाएगी पूरा गठबंधन। ये फार्मूला अगर तय होता है तो ये बहुत छोटा सा आंकड़ा मैं कह रहा हूं, हो सकता है 400 का आंकड़ा पार कर जाए ये गठबंधन, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 300 पार करने में कोई डाउट, कोई शक, कोई शुबा नहीं है। लेकिन क्या टीएमसी इस गठबंधन में शामिल होगी? क्या केजरीवाल जी इस गठबंधन में शामिल होंगे? क्या केसीआर इस गठबंधन में शामिल होंगे? क्या बीजू पटनायक इस गठबंधन में शामिल होंगे? इस तरह के कई सवालात हैं जो अभी भी भविष्य के गर्भ में हैं। यदि ये तमाम दल 23 जून के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अगर इकट्ठे हो जाती हैं तो लिख लीजिए 2024 में वर्तमान सरकार का जाना तय हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं, इसके लिए कई दलों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। सबसे पहले कुर्बानी कांग्रेस को देनी पड़ेगी, चूंकि कांग्रेस सीधे सीधे तेलंगाना में टक्कर में है, कांग्रेस सीधे सीधे पंजाब में टक्कर में है,
कांग्रेस सीधे सीधे उड़ीसा में टक्कर में है और यूं कह लें कि कांग्रेस सीधे सीधे कम्युनिस्ट के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में, यूं कह लें कि कांग्रेस सीधे सीधे कम्युनिस्ट से मिलकर पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी को टक्कर देने की स्थिति में है। ऐसे में अगर ये तमाम दल एक जगह नहीं जमा होते हैं तो क्या होगा? फिर तीसरा दल बनेगा। नीतीश कुमार जी का लगातार ये प्रयास रहा है और इस तरह के बयानात आते रहे हैं कि 1 और 1 मुकाबला अगर हो तब तो हम जीतेंगे, और अगर त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा, सीधे सीधे टक्कर में महागठबंधन जीतेगी, लेकिन अगर त्रिकोणात्मक, अगर ट्रायंगल हो गया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए पूर्ण बहुमत में आएगी, यह भी तय है। अब अगर कांग्रेस समझौता नहीं करती है, कांग्रेस अगर झुकती नहीं है, कांग्रेस अगर टीएमसी को कबूल नहीं करती है, कांग्रेस अगर केसीआर को कबूल नहीं करती है, कांग्रेस अगर बीजू पटनायक को कबूल नहीं करती है, कांग्रेस अगर अरविंद केजरीवाल को कबूल नहीं करती है, तो यह भी तय है कि 23 जून को होने वाला प्रस्तावित महागठबंधन का जो खाका होगा वो तीसरे मोर्चे के जन्म देने की वजह भी बन सकता है। यह सबसे बड़ी बात है और सबसे अहम बात है। अब देखते रहिए, नजर बनाए रखिए, मेरे इस वीडियो को उन तमाम नेताओं तक पहुंचा दीजिए, कांग्रेस के नेताओं तक तो जरूर पहुंचा दीजिए जो ये समझ लें कि अगर वर्तमान निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाना है तो उसके लिए आपको त्याग देना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कोई भी रास्ता नहीं है। और इसमें नीतियां और इसमें विचारधारा कोई मायने नहीं रखता है। जैसे 1989 में विचारधारा को धत्ता बताते हुए, विचारधारा को किनारे रखते हुए आपने समझौता किया था, उसी तरह से 2024 में भी विचारधारा को किनारे रखते हुए इस निरंकुश सरकार को वापस सत्ता में आने से रोकने के लिए आपको एक छतरी के नीचे आना ही पड़ेगा। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। मेरी भी नजर बनी हुई है 23 जून पर, और आप भी अपनी नजर को बनाकर रखें, इस वीडियो को बढ़ाकर रखें ताकि उन तमाम राजनेताओं तक ये संदेश पहुंच जाए। देश बदलाव चाहता है, पर राजनेता बदलाव चाहते हैं या नहीं, यही असल सवाल छोड़कर आपके बीच जाता हूं। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार देश की सच्चाई को देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और आपके मन में क्या चल रहा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।